नमस्कार। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। और मैं ब्रजेश चौक से। पावर कॉरिडोर में आज हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की और पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या है। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का ये सिलसिला। मध्य प्रदेश सरकार नई तबादला नीति लागू करने पर विचार कर रही है। जीएडी ने तबादला नीति 2022 बनाकर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दी है और माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल जाएगी और मई में तबादला नीति लागू कर तबादले शुरू हो जाएंगे। नई नीति में विभागों को भी अपनी नीति बनाने का अधिकार होगा और इस बार तबादले में चुनावी असर भी देखने को मिलेगा। अगले साल विधानसभा चुनाव है और जिसके कारण तबादलों में मंत्री और विधायकों के साथ स्थानीय भाजपा नेताओं को खूब तवज्जो मिलेगी। अपनी अपनी पसंद के अफसरों को अपने इलाकों में वो पदस्थ करा सकेंगे जिससे चुनाव में उनकी मदद ले सकें। इतना ही नहीं, चुनाव के समय जिन अफसरों का 3 साल का कार्यकाल हो रहा होगा वे भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। तबादले के दौरान मुख्यमंत्री, कलेक्टर, एसपी भी इधर से उधर होंगे ताकि चुनाव के समय आयोग इन्हें प्रभावित नहीं कर सके। तो इसी खबर को समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश के साथ। ब्रजेश जी, हमने देखा कोरोना काल के 2 साल के बाद जब पिछली बार जब तबादले खुले, वैसे तो हमने देखा था घोषित अघोषित रूप से होते ही रहे लंबे समय, और बीजेपी कांग्रेस पर और कांग्रेस बीजेपी पर तबादला उद्योग चलाने के आरोप लगाती रही। लेकिन पिछली बार भी हमने देखा अच्छे से तबादले हुए एक नीति के साथ। उसमें कई सारी है कि कर्मचारियों की पसंद का ध्यान रखा। लेकिन इस बार ये कितना अलग हो गई है तबादला नीति? देखिए मनोज जी, जब लगातार तबादले होते रहते हैं तो एक जो प्रभाव पड़ता है कि भारी भरकम, हमने देखा कांग्रेस सरकार में ये आरोप इसलिए लगे थे कि वो 15 साल बाद सत्ता में आए थे। बिल्कुल। और इस वजह से उन्होंने थोकबंद तबादले की, क्योंकि ये सरकार हर साल तबादले करती है। जिनके 3 साल का जो नियम प्रक्रिया में आते हैं 5 साल का, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेज देती है, एक जिले से दूसरी जगह भेज देती है। लेकिन ये चुनाव के दौरान, ये चुनाव से पहले होंगे क्योंकि दिसंबर में हम देख रहे हैं 2023 में विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, आचार संहिता 6 महीने पहले लग जाएगी। तो अगले साल यदि चुनाव हैं तो निश्चित तौर पर इस तबादलों का ज़्यादा महत्व देखा जा सकता है, क्योंकि आपको तबादले ऐसे व्यक्तियों का करना है और ऐसे मंत्रियों विधायकों की सिफारिश पे भी आपको तवज्जो देना पड़ेगी, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में जाएंगे कि पटवारी उनका हो, तहसीलदार उनका हो, थाना प्रभारी उनका हो, नीचे का जो स्टाफ है जो उनकी मदद कर सके चुनाव में, तो इस पर ज़्यादा जोर रहेगा। अभी तक क्या अधिकारियों की जो पसंद नापसंद का ध्यान रखा जाता था, लेकिन जो मंत्री हुए, जो विधायक हुए, जो क्षेत्रीय नेता हुए, खासकर जो चुनावी मैदान में होंगे, उनकी पसंद का उतनी तवज्जो नहीं भी मिल पाती थी तो चल जाता था। लेकिन इस बार उनको तवज्जो देना पड़ेगा। और ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि 1 साल अगर पहले आप कर देते हैं, 1.5 साल पहले, तो उस समय कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि अगर अगले साल आप करते हैं तो सवाल उठेंगे कि आप चुनाव में मदद या चुनाव प्रभावित करने के लिए तबादले करा रहे हैं, शिकवा शिकायत होगी निश्चित तौर पर। लेकिन आप 1.5 साल पहले अगर पोस्टिंग करा देते हैं किसी की, तो वो उसको एक समय मिलेगा क्षेत्र को समझने का, एक ट्यूनिंग बनाने का। बिल्कुल, ये जो आपने बात कही ये सही बात है कि अभी कर देंगे तो आप पर आरोप नहीं लगेंगे और 3 साल का आपका कार्यकाल भी नहीं होगा, आप 2 साल लगभग हो पाएंगे, आपको 2 साल भी पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 17 माह यदि चुनाव में बचे हैं तो आप मान लीजिए कि आपका 1.5 साल का कार्यकाल है। आप क्षेत्र को समझ सकते हैं, लोगों में आप अपनी पैठ बना सकते हैं और जो मदद कर सकते हैं एक तरह से प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वो आप मदद कर सकते हैं और आप पर गाज भी नहीं गिरेगी। चुनाव आयोग कब सबसे पहले, जैसे ही आचार संहिता लगती है मनोज जी, तो सबसे पहले लिस्ट मंगाई जाती है चुनाव आयोग के द्वारा कि कौन अधिकारी कब से कहाँ पदस्थ है। तो निश्चित तौर पर जो 3 साल वाले होते हैं, 5 साल वाले होते हैं, सबसे पहले उन पर गाज गिरती है। तो सरकार के मन में ये बात है कि हाँ, तबादला ऐसे समय पे किया जाए ताकि उन पर आरोप भी ना लगे और अपनी पसंद के अधिकारी वो तैनात भी कर सकें। भाजपा के समर्थित जो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के मंत्री हैं, जिन पे आरोप लगते रहते, तो और इसके साथ साथ कलेक्टर, एसपी में भी फेरबदल होगा, क्योंकि 3 साल वाले सबसे पहले हटते हैं। तो ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग की जाएगी, पूरी चुनावी जमावट की जाएगी, तो इसमें संगठन की भी चलेगी, सरकार की भी चलेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ का और भी ध्यान रखने की सरकार ने विचार किया है इसमें कि ट्रांसफर इतने भारी भरकम ना हो कि उस तरह से जो आरोप ने, जो आपने पहले बात कही, तबादला उद्योग चला रहे हैं एक तरह से, और जो बाकी जैसे स्कूल शिक्षा विभाग हुआ, अलग अलग विभाग भी अपनी ट्रांसफर पॉलिसी बना सकते हैं, वो उस हिसाब से तबादले कर सकते हैं। राजस्व विभाग अलग कर सकता है। हमने देखा था स्कूल शिक्षा विभाग ने पोर्टल बना दिया था, फिर हेल्थ में भी ये बात हुई थी कि प्रायोरिटी के हिसाब से उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया था कि आप मर्जी की जगह फिल कर दीजिए और अगर वहाँ ऑप्शन होगा तो आपको वहाँ पोस्टिंग हो जाएगी। और इस बार में ये भी देखा जाएगा तबादले के दौरान कि मनोज जी, जहाँ पे पुरुष और महिला के अनुपात में जो
कमी है वहाँ महिला अधिकारियों की पोस्टिंग करने की बात की जाएगी। चाहे हम देखते हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ जब महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी इस तबादला नीति में, इस पर भी विचार किया जाएगा। तबादला नीति जो है 2022 GAD ने बना दी है, सामान्य प्रशासन विभाग ने, और CM सचिवालय को भेज दिए। जल्दी कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल जाएगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मई में तबादले खुल जाएंगे, जो रोक लगी हुई है। तो मई में तबादले होने के एक सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि छुट्टियां लग जाती हैं मनोज। बिल्कुल। तो एक ऐसा टाइम रहता है कि तबादले कर दिए जाते हैं तो कोई ज़्यादा वो नहीं होता, परेशान नहीं होता है। अवकाश के समय रहता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी दिक्कत नहीं होती है। जो स्कूल बच्चों के, जिन लोगों के बच्चे उनको पर्याप्त समय मिल जाता है कि वो अपने बच्चों का ट्रांसफर दूसरे स्कूल में करा सके जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई वहाँ जा सके और पढ़ाई भी कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो। तो इस सब चीज़ों की वजह से ये मई में तबादले, निश्चित तौर पर तबादले पर रोक हट जाएगी, नई तबादला नीति आ जाएगी और हम देखेंगे कि उसमें तबादले होंगे। विपक्ष भी इस बात पर नजर रखेगा, जिस तरह से आप कह रहे तबादला उद्योग तो नहीं चल रहा है, तो तब भी आप सियासत तो देखते ही हैं जब तबादले होंगे, लेकिन IAS IPS में भारी भरकम तबादले नहीं होंगे मनोज जी। ये तबादले नीचे के अधिकारियों में होंगे क्योंकि लगातार होते रहते हैं, तो वही कम प्रभावित होंगे। वैसे भी जो मुख्यमंत्री की पसंदीदा अफसर हैं ज्यादातर वही पदस्थ हैं, लेकिन उसमें ये देखा जाएगा कि 3 साल किसके हो रहे हैं चुनाव के दौरान, कौन नॉन परफॉर्मर है जो अच्छा काम कर रहा है, उस हिसाब से तबादले हम देखेंगे। तो जो तबादला नीति निश्चित तौर पर मई में आने की संभावना पूरी जताई जा रही है। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। पूर्व मुख्य सचिव SR मोहंती की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सरकार में रहते हुए भी वे अपने ऊपर चल रहे मामले को लेकर परेशान थे और रिटायर होने के बाद भी परेशान। 15 माह कमलनाथ सरकार में प्रशासनिक मुखिया बनने के बाद मोहंती को लगा था कि अब उनकी अच्छे दिन आ गए, लेकिन सरकार बदलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए, जबकि कैट ने मोहंती को राहत दी है। लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश सरकार ने जांच शुरू करने का फैसला किया है। इसके विरोध में पूर्व मुख्य सचिव अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बना रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने दिल्ली में बड़े वकीलों से मुलाकात की। इससे पहले मोहंती ने राज्य सरकार को कैट के आदेश की जानकारी भी दे दी है। मंत्रालय में उनकी विभागीय जाँच को लेकर चर्चाएँ चल रही हैं। कई अफसर नहीं चाहते कि पूर्व मुख्य सचिव के खिलाफ जाँच की जाए। इसके पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि उन्होंने 15 महीने की सरकार में किसी भी IAS के खिलाफ शिकायत पर एक्शन नहीं लिया था, जबकि इससे पूर्व कई मुख्य सचिव ने IAS अफसरों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कराई थी। अब मामला सरकार के पास है, आखिर मोहंती को क्लीन चिट दे या फिर नहीं, इसी पे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हमारे साथी मनोज से। मनोज जी, CS के बारे में हमने देखा, जब पूर्व CS के, माफ कीजिएगा, जब वो CS की दौड़ में थे, उनका मामला चल रहा था EOW में, एक सरकार उनको क्लीन चिट दे देती है, फिर कोर्ट बत्ती देता है, कोर्ट उसमें नए सिरे से जांच करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, दूसरी सरकार उन पर जांच बिठा देती है। ऐसे बहुत सारे मामले और भी आए हैं, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि उनकी विभागीय जांच की जाएगी रिटायरमेंट के बाद। और कमलनाथ सरकार में जिस तरह से 15 माह में हमने देखा कि मुख्य सचिव रहते हुए उन्होंने किसी को ज़्यादा परेशान नहीं किया, तो एक तो हम ये देखते हैं कि परेशान नहीं किया, इस कारण एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है IAS बिरादरी का। लेकिन ये बिरादरी वैसे भी नहीं चाहती कि उनके बिरादरी के व्यक्ति के या साथी के साथ इस तरह की कार्रवाई हो। तो सरकार इस मामले में जब तय कर चुकी है तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपको याद हो ब्रजेश जी, दर्शकों को भी हम बता दें कि जब एक बार और मोहंती का जब मामला आया था और ये कहा गया था कि उनको सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन वो फाइल महीनों तक दिल्ली में दबी रही, DOPT में, वो किसी को पता नहीं चला। फिर अंततः उन्होंने भारी प्रयास किए बीजेपी सरकार के समय भी, लेकिन उनको कुछ राहत मिलती दिखाई नहीं दी। कांग्रेस सरकार का जो आपने जिक्र किया, तो जिन 15 महीनों की हम बात कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि आखिरी के 1-1.5 महीने पहले उनको हटा दिया गया था और उनकी जगह गोपाल रेड्डी को नया CS बनाया गया था। लेकिन इस पूरे कार्यकाल में आप देखिए कि जब वो बने थे तो उज्जैन कलेक्टर और कमिश्नर को उन्होंने हटा दिया था इस पर कि जब एक अमावस्या के दौरान वो पानी का इंतजाम नहीं कर पाए थे, जो इकलौती उनकी बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई कही जा सकती है। दूसरा एक बड़ा कारण ये था कि कमलनाथ सरकार में सारे फैसले, खुद कमलनाथ इतने सक्षम थे कि उनकी सरकार में तो मंत्री भी रबर स्टाम्प की तरह काम करते थे, विधायकों को वो समय नहीं मिलता था, मंत्रियों को वो कहते थे चलो चलो। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि चलना कमलनाथ की थी और उनकी एक जो एक OSD और बाकी एक उन्होंने अपनी एक चौकड़ी बना रखी थी। इसके अलावा हमने देखा कि हमने DGP जो रहे तत्कालीन,
उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, किस परिस्थितियों में उनको हटाना पड़ा, किस प्रकार हमने देखा हनी ट्रैप मामलों की एसआईटी जांच बनने के लिए कितनी कितनी बार टीमें बदली गई, किस प्रकार हमने देखा जीतू सोनी पर कार्रवाई क्यों की गई, जिसको लेकर दबे छुबे स्वरों में कई सारी चीज़ें निकल कर आई। तो उनको मौका ही नहीं मिला इसलिए कि वो कुछ कर पाते, और उनको भी ये पता था कि वो मेहरबानी से चीफ सेक्रेटरी बन गए, वरना तो पिछली सरकार में वो कब रिटायर हो जाते उनको खुद पता नहीं चलता। लेकिन अब मेहरबानी क्यों? यदि कोर्ट में मामला है, कोर्ट के संज्ञान में है, उनको क्लीन चिट जो दी थी उस पर कोर्ट ने ही कहा है कि नए सिरे से जांच की जाए, तो फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने की बात कही जा रही है। अब तक ना जांच टीम बनी है कि सिर्फ कोर्ट के आदेश के कारण, या बचाने की कोशिश की जा रही है? निश्चित तौर पर देखिए, आप हमने देखा कि सरकार किसी की हो, लेकिन ये जो हम देखे आईएएस आईपीएस आईएफएस हों, आप याद कीजिए चुनाव आयोग ने कहा 2 आईपीएस और एक राज्य पुलिस सेवा के अफसर पर एक्शन किया जाए। आप देख लिए कितना लंबा समय हुआ है। एक आईपीएस अफसर पकड़े जाते हैं, ट्रैप होते हैं कैमरे में, रिश्वत लेते, उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक दूसरे आईपीएस पत्नी के साथ जो मामला होता है उसको लेकर उनका सस्पेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है, कमेटी बना दी गई। मोहंती के मामले में भी यही स्थिति हम देखिए, उनके साथ के जो अधिकारी रिटायर हुए हैं वो भी अलग अलग कारणों को लेकर विवाद में है, लेकिन सरकार की ओर से उन पर कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्तर पर उनके खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं। इस मामले में भी हमने देखा कि कहा यही गया कि एक लंबा समय बीत गया है, तय समय में अपील नहीं की गई थी, ऐसी तमाम सारी दलीलें दी जा रही है, क्योंकि कई सारे अधिकारी जो उनके पक्ष में उनको भी लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, और उनमें कईयों की कार्यशैली विवादित है, और उनमें से कुछ को ये भी पता है कि अगर वो रिटायरमेंट होते और अगर उनकी जांच खुलती है तो फिर लंबी दिक्कतें उनके सामने खड़ी होगी। आप अकेले मोहंती का मामला नहीं, हमाम में बहुत सारे लोग नंगे हैं, बिल्कुल। आप गोपाल रेड्डी का मामला देखिए, किसी के कपड़े उतरे, एक के उतरेंगे तो बहुत सारे मामले ऐसे खुलासा हो जाएंगे कि एक के बाद एक हो जाए। लेकिन ये परिपाटी बदलनी भी चाहिए मनोज जी, कि जो गलत है गलत, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे इसके बचाने के पीछे क्या। जब सरकार चाहती है कि ऐसा प्रशासनिक तंत्र हो, ऐसा प्रशासनिक माहौल हो, पूरा खुली किताब की तरह हो, पारदर्शिता हो, तो फिर ये बड़ी बड़ी मगरमच्छ कैसे बच जाते हैं, या इनको बचाने की कोशिश कौन करता है? या ये बिरादरी इतनी हावी है क्या? हमने देखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार कहा कि कमिश्नर सिस्टम लागू होगा, 24 घंटे में आप देखिए उसका असर हो गया। तो अब इतने सक्षम सीएम होने के बावजूद, जिनका लंबा अनुभव है, तब भी ये बिरादरी हावी होती है क्या? आप देखिए 2 उदाहरण है। बीके कुठियाला का हमने मामला देखा कि कैसे उनके खिलाफ जांच होती है, कैसे क्लीन चिट मिलती है, फिर ईओडब्ल्यू उनको सवाल कोर्ट तक मामला जाता है, और जो उनकी जांच को लेकर फिर से कुछ नए निर्देश देता है। हमने देखा है लोकायुक्त में भी एक मामला ईओडब्ल्यू में दर्ज हुआ है, माफ़ कीजिए, सिंचाई विभाग से जुड़ा मामला। उसमें कई सारे ब्यूरोक्रेट्स और वो अधिकारी लपेटे में आ रहे हैं। तत्कालीन जो अधिकारी उनके खिलाफ तो उसमें जाँच शुरू हो गई, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो जाँच एजेंसियाँ हैं उनका निशाना कहीं और है। जैसे हमने पहले जिक्र किया कि गोपाल रेड्डी और तमाम सारे वो अफसर जिन्होंने कमलनाथ सरकार के समय जिस प्रकार का कामकाज किया है वो सरकार के निशाने पर हैं, और कुछ अफसर ऐसे भी थे हमने देखा पिछली सरकार में जो लंबे समय तक लूप लाइन में रहे, लेकिन इस 15 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जो स्थितियां बरती हैं कि जिन अधिकारियों के इशारों पर जो पूर्व बीजेपी के नेता हैं उनके खिलाफ एक्शन हुआ, गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा उनको उलझाने का प्रयास हुआ, तो मुझे लगता है कि ये जो हिसाब किताब है वो भी इसकी आड़ में सेटल किया जा रहा है। तो 2 तरह के अधिकारी आ गए, एक वो हो गए जो अपना पुराना हिसाब सेटल करना चाह रहे हैं, और कुछ अधिकारी वो हैं जिनको लगता है कि अब उनका नंबर लग सकता है, इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई ना हो, जिससे अगर एक नज़ीर बन जाए कि देखिए अगर आपने उनको छोड़ दिया है तो हमको भी छोड़ सकते हैं। लेकिन हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार बाकायदा, जिस तरह छोटे लोगों पर कार्रवाई होती है, ये बड़े बड़े लोगों पर भी कार्रवाई, यदि वो दोषी हैं, जिम्मेदार हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बेवजह किसी को परेशान ना हो। और जब कोर्ट खुद दखल दे रहा है, कोर्ट ने खुद कुछ बिंदु निकाले हैं, तो उसकी जांच बाकायदा तेजी से होना चाहिए, ताकि जनता में एक भरोसा पैदा हो सके और जो विश्वास सरकार पर बना हुआ है वो बरकरार रह सके। निश्चित तौर पर। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश की खनिज नीति में कई अफसर और विधायक बदलाव चाहते हैं, लेकिन उनकी कोशिश इस बार भी बवाल का कारण बन गई। दरअसल पिछले दिनों मंत्रालय में वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें नई खनिज नीति के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई तो बवाल मच गया। सूत्र बताते हैं कि कई अफसर और विधायक चाहते हैं कि वन क्षेत्रों में फिर से खनिज का रकबा बढ़े, जिससे खनिज संपदा के साथ उनकी भी कमाई बढ़ सके। इसके लिए प्रस्ताव वाइल्ड लाइफ बोर्ड में रखा गया। बैठक में वन्य प्राणी बोर्ड के सदस्यों ने आपत्ति जताई तो मुख्यमंत्री ने चर्चा करने का भरोसा देकर प्रस्ताव को रोक दिया। दरअसल पहले भी विधायक और कुछ अफसरों के दबाव में खनिज नीति में बदलाव की कोशिश की गई थी, जिसमें वन विभाग के अंतर्गत आने वाली खदानों को अनुमति देने का अधिकार खनिज विभाग को देने का सुझाव था। तब भी यह विवाद काफ़ी सुर्खियों में रहा था और एनजीटी के दखल के बाद
वन विभाग और खनिज विभाग की नहीं चली थी। लेकिन राज्य सरकार ने फैसला किया है कि केंद्र की अनुमति के बाद वन क्षेत्रों में फिर से खनिज का कामकाज तेज हो सके, जिसके कारण नई खनिज नीति को लेकर अब बदलाव की संभावना बढ़ गई है। और इस खनिज नीति के बदलाव के पीछे कारण क्या है, क्या इसके नफ़ा नुकसान है, इसको समझेंगे हमारे साथी ब्रजेश के साथ। ब्रजेश जी, हमने देखा है कि कई बार हमने वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है वो जिसका काम है वन्य प्राणियों से जुड़े मामले, लेकिन हमने पिछले कई लंबे समय से देखे हैं तो जब भी उनकी बैठक होती है तो पूरा फोकस ये होता है कि खनिज की कहाँ अनुमति मिल जाए, नया क्षेत्र कैसे बढ़ जाए, कैसे कुछ खास लोगों को उसका लाभ मिल पाए, बजाय इसके कि उनका जो मूल काम है कि जंगल की चिंता करना, वन्य प्राणियों की चिंता करना, उससे वो कोसों दूर रहते हैं। अब भी जो जिस बैठक का हम जिक्र कर रहे हैं, तो आखिर ये पॉलिसी चाहिए क्यों? देखिए मनोज जी, जो बात आपने कही है वो सही है कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है वो जंगल के जो प्राणी हैं उनकी सुरक्षा की उसकी जिम्मेदारी प्राथमिकता होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी बोर्ड की बैठक होती है उसमें इसी तरह के मुद्दे आते हैं, शुभ लाभ देखा जाता है, कोशिश की जाती है कि वन्य क्षेत्र में किस तरह से आप खनिज को अनुमति दे दिया जाए। इसमें बहुत सारे लोगों के लाभ रहते हैं। एक तो अफसर एक वर्ग ऐसा है जो बड़ा संख्या में है कि वो चाहता है कि खनिज का काम होगा यदि वन क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर उसका लाभ होगा। स्थानीय नेता हैं जो विधायक हैं वो भी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में खनिज का काम हो। आज ही हमने देखा है किस तरह से एक खनिज के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्र लिखा है कि उन्होंने अनुमति दी थी और उस पर किस तरह से अब जुर्माना लगाया तो उसको बहाल किया जाए उनकी कोरोना काल को देखते हुए, तो इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन वही कांग्रेस फिर हम देखते हैं कि जब वो 50,000 पेड़ काटने की बात आती है और 50,000 करोड़ की हीरे खनन की बात होती है तो उस पर आपत्ति लगाई जाती है कि इतना जंगल कट जाएगा, ये नुकसान होगा। तो ये दोहरा रवैया इसको कह सकते हैं नेताओं का हम। निश्चित तौर पर अपने अपने लाभ और अपने अपने आरोप हैं एक तरह से। यदि दिग्विजय सिंह कहीं पे कह रहे हैं तो उन्होंने अनुमति दी थी, उस खदान के उन्होंने पैसे जमा नहीं कर पाए जो स्वतंत्रता समूह को दी थी, वो समूह ने राशि जमा नहीं की, इस कारण उस पर कोर्ट से उनको राहत मिल गई है। अब उन्होंने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, हालांकि एक अलग मुद्दा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ बोर्ड में ये हर बार इस तरह के मुद्दे जाते हैं। हालांकि ज़्यादा प्रेशर इस बात का रहता है कि हाँ खनिज की अनुमति दी जाए, खनिज विभाग चाहता है कि वन क्षेत्रों में उसको अनुमति के अधिकार दिए जाएं। पहले भी ये मामले पे बवाल हुआ और एनजीटी तक मामला चला गया था, एनजीटी ने रोक लगा दी थी। लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि चुनावी साल में एक तरह से नई खनिज नीति लाई जाए और बाकायदा उनको अनुमति दे दी जाए। इसको लेकर भी एक नया पैच ये है कि खनिज विभाग की अपने चाहता है कि उनके अधिकार में हो, वन विभाग चाहता है कि वन क्षेत्र में यदि खनिज हो तो उसके अधिकार में हो। तो ये वजह भी एक नूरा कुश्ती की वजह है, झगड़े की वजह है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वन विभाग कोशिश करने के बावजूद भी वो अपनी मंशानुसार नहीं कर पाता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा वह उन चीज़ों को एक तरह से टाल देते हैं या रोक देते हैं जिसको लेकर विवाद होता है। इस कारण ये प्रस्ताव भी गया था, उन्होंने कहा इस पर विचार करेंगे, सभी लोगों से चर्चा करेंगे, इसके बाद आगे निर्णय लेंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार उन्हीं मामलों में निर्णय लेगी जिस तरह से कहा है। सीएम ने भी कहा है कि जो केंद्र की जो अनुमति मिल जाएगी, जिन मामलों में अनुमति मिल जाएगी वहाँ खनिज किया जाए, खनिज उत्खनन किया जाएगा, अन्य जगह नहीं किया जाएगा। और आज वो खुद मुख्यमंत्री हमने देखा किस तरह से अवैध खनन पर कार्रवाई का पूरा डाटा पीएम को देकर आए, प्रधानमंत्री को देके आए। तो जो मंशा है खासकर सरकार इस पर जरूर देखती है। लेकिन इस बार चूंकि अगले साल चुनाव है मनोज जी, तो एक अलग प्रेशर है सरकार पर कि आप ये खनिज नीति लागू कर दिया जाए तो उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखा रेत खनन को लेकर भी नई नीति बनी है जिसमें कड़े प्रावधान है, जब्ती का प्रावधान है और कार्रवाई भी हो रही है। पहले मनोज जी के अवैध रेत परिवहन में हम देखते हैं कि गाड़ियां पकड़ा जाती थी लेकिन कलेक्टर उनको छोड़ देते थे, वहीं पे मामला एक के बाद एक बार छूटती चली जाती थी। लेकिन बाकायदा रेत नीति में प्रावधान किया है कि एक से अधिक बार में यदि आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है तो वो सीधे राजसात होगी और उसकी कार्रवाई भी हम देख रहे हैं, उसका असर भी दिखने लगा। जुर्माने की खनिज नीति भी ऐसी ही बने कि उसका दुरुपयोग ना हो सके। यदि नई खनिज नीति सरकार को लाना ही पड़े तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि कम से कम मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो जंगल है मनोज जी सुरक्षित रहें और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। तो सरकार नीति में इसका प्रावधान करे कि किसी को लाभ की वजह से या प्रेशर में आके, और उसके पीछे नियत साफ रहे, नियत साफ रहे। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। पावर कॉरिडोर में हमने पिछले एपिसोड में खबर दिखाई थी कि किस तरह वन विभाग को तेंदुपत्ता संग्राहकों के सम्मेलन में भीड़ जुटाने का जिम्मा सौंपा गया, जिसका कुछ डीएफओ ने विरोध किया था। इस खबर के बाद वन विभाग ने डीएफओ से जिम्मेदारी छीनकर तेंदुपत्ता संग्राहकों को भोपाल लाने की जिम्मेदारी रेंजर और डिप्टी रेंजर को सौंप दी थी, जिन्होंने सफलतापूर्वक एक काम कर दिया। वन महकमे की माने तो 1 लाख लोगों को विभाग लेकर आया और इस कार्यक्रम पर 20 करोड़ रुपए खर्च हुए।
कार्यक्रम सफल होने से वन महकमे में खुशी है और इस खुशी का फायदा उठाना चाहता है। वन प्रमुख ने फैसला किया है कि कर्मचारियों के प्रमोशन की फाइल अब मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजी जाएगी। वन कर्मचारियों को भी पुलिस की तर्ज पर एड हॉक प्रमोशन देने का आग्रह किया जाएगा। यह मामला पहले भी मंत्रालय भेजा गया था, लेकिन वित्त विभाग ने अनुमति नहीं दी थी। अब इस मामले की पहल बल प्रमुख और पीएस अशोक बर्णवाल ने की है। मुख्यमंत्री से इस मामले पर चर्चा करने का समय भी मांगा गया है। इसी को और बेहतर तरीके से समझेंगे मनोज जी के साथ। मनोज जी, पहले भी हमने देखा पुलिस में प्रमोशन दे दिया आपने, कोई खर्च नहीं हुआ। बिल्कुल। और विभागों में भी इसकी मांग उठी। वन विभाग ने भी कोशिश की थी, लेकिन अड़ंगा लगा दिया था। चूंकि एक कार्यक्रम वन विभाग का बड़े अच्छे से सफल हो गया, मुख्यमंत्री भी खुश हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी खुश है, सरकार भी खुश है, तो इस खुशी का फायदा भी वन विभाग उठाना चाहता है और बाकायदा इसके लिए एक प्रपोजल बनाया गया है कि उन्हें भी इसी तरह से पदोन्नति दी जाए जिस तरह से पुलिस महकमे को दी गई थी। निश्चित तौर पर देखिए, एक पॉलिसी एक ही सरकार में हम देखते हैं अलग अलग विभाग अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। जैसा आपने पुलिस का जिक्र किया है, तो जब हमने देखा उसी तर्ज पर पटवारी हैं, तहसीलदार, बाकी लोग भी एडॉक प्रमोशन चाह रहे थे, तो एक पॉलिसी सरकार को बना देनी चाहिए जो सारे विभागों में लागू। हमने देखा था पिछली बार जब राधेश्याम जुलानिया जल संसाधन विभाग में थे, तब किस प्रकार प्रमोशन में आरक्षण को लेकर विवाद आया कि तमाम सारी जगह वो दूसरे नियम लागू हो रहे थे, लेकिन उनके विभाग में दूसरा नियम काम कर रहा था, जिसको लेकर काफ़ी विरोध हुआ। अभी भी हम देख रहे हैं कि पुलिस विभाग में ये प्रक्रिया बहुत आराम से चल रही है। लगातार साल दर साल लोगों को प्रमोशन मिलते जा रहे हैं, उनमें से कई लोग बड़ी संख्या में रिटायर हो रहे हैं और अब नई भर्ती की बात भी सरकार की ओर से आने लगी है। तो इसी तर्ज पर वन महकमे को भी प्रमोशन दिया जाता है, या जितने भी 56 विभाग हैं सरकार के अलग अलग, उन सब में ये प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऊपर के स्तर पर कि जो IAS, IPS, IFS हैं, उनके प्रमोशन पदोन्नति समय से हो रही है। उनको जब समय वेतनमान मिलना होता है वो सब समय पे मिल रहा है, उनके जो पे ग्रेड हैं वो सब समय पे हो रहे हैं। लेकिन जो निचला स्टाफ है, जो मेहनत करता है, जो फील्ड में वाकई में सबसे ज़्यादा काम करता है, उसकी जब पदोन्नति की बात आती है तो जो कमरे में बैठने वाले बाबू और अधिकारी वो उसमें अड़ंगा लगा देते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा एक आयोजन किया गया है जिसको लेकर प्रधानमंत्री गदगद थे, जिनको जानकारी दी गई, अमित शाह जो खुद इस मौके के गवाह थे, उन्होंने पूरी पीठ थपथपाई मुख्यमंत्री की और सारे लोगों की, तो इतना तो उनके लिए बनता है कि कम से कम और जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो नियम अनुसार अपनाई जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि खुश होकर कि हम जैसे पुराने राजा महाराजाओं के समय देखते थे कि हम खुश होकर जागीर दे दी जा रही है। तो उनको उस प्रक्रिया के नाते एक प्रमोशन मिल रहा है और जो शर्तें पुलिस विभाग में लागू, वो शर्तें उनके साथ भी लागू होंगी। निश्चित तौर पर तो उम्मीद करते हैं कि इस खुशी के मौके पर उनको भी तोहफा मिल जाए। और उम्मीद इसलिए भी है मनोज जी, क्योंकि अब चुनावी साल आने वाला है, तो तोहफा भी मिल जाएगा। पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर्कथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।